नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स वॉट, चार्ल्स बेबेज, बारबरा मैक्लिंटॉक या फिर यूजीन पार्कर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूजीन पार्कर। बीते दिनों सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत देने वाले भौतिक विज्ञानी यूजीन पार्कर का निधन हो गया। उनका सूर्य और अन्य तारों के अध्ययन पर केंद्रित हेलियोफिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें अपने 1958 के सौर पवन के अस्तित्व के सिद्धांत, सूर्य की सतह से कणों का एक सुपरसोनिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। नासा ने 2018 में पार्कर के वैज्ञानिक योगदान को उनके नाम पर एक अंतरिक्ष यान सूर्य के क्राउन के लिए का नाम देकर सम्मानित किया। वह अपने नाम के अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। पार्कर के नाम पर ही नासा के सूर्य के वातावरण का अध्ययन करने वाले मिशन का नाम पार्कर सोलर प्रोब मिशन रखा गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूजीन पार्कर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, काराकोरम विसंगति की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण काराकोरम रेंज के ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने को दर्शाती है। 2, यह परिघटना शिवालिक रेंज में भी देखी जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने काराकोरम विसंगति नामक घटना के रहस्य को सुलझाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दरअसल काराकोरम रेंज में ग्लेशियरों के कुछ हिस्से ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम नदों को पिघलने से रोक रहे हैं। यह पूरे विश्व में ग्लेशियरों यानी हिम नदों का द्रव्यमान कम होने की उस प्रवृत्ति के विपरीत है जिसका हिमालय भी कोई अपवाद नहीं है। इस घटना को काराकोरम विसंगति कहा जाता है, अतः कथन एक गलत है। अध्ययन का दावा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ से ही पश्चिमी विक्षोभ काराकोरम विसंगति को उत्प्रेरित करने और बनाए रखने में सहायक रहा है। काराकोरम विसंगति को बहुत छोटे क्षेत्र तक ही सीमित पाया गया है। पूरे हिमालय में केवल कुनलुन रेंज में इसी तरह के रुझान देखने का एक और उदाहरण मिलता है, अतः कथन 2 भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, कोसस्थ लेयर या कोसस्थ लियार नदी किस शहर से होकर बहती है? चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चेन्नई। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यानी जीडबलसी को एक नई झील बनाने या कोसस्थ लियार या कोसस्थ लेयर नदी बेसिन में 2 मौजूदा झीलों को गहरा करने के लिए कहा है। कोसस्थ लेयार नदी चेन्नई महानगरीय क्षेत्र में बहने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक है। इसे कोर्थ लेयर के नाम से भी जाना जाता है, अतः विकल्प ए सही है। अन्य 2 प्रमुख नदियां जो चेन्नई से होकर बहती हैं वे हैं कूम नदी और अडियार नदी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चेन्नई। अगला प्रश्न है, बालमणि अम्मा किस भाषा की प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री थी? मराठी, मलयालम, तेलुगु या फिर गुजराती? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलयालम। आज गूगल ने भारतीय कवयित्री बालमणि अम्मा की 113वीं जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें याद किया, इसलिए विकल्प बी सही है। बालमणि अम्मा को मलयालम कविता की अम्मा यानी माँ और मुथस्सी यानी दादी के तौर पर जाना जाता है। उन्हें प्राप्त विभिन्न पुरस्कार और सम्मान हैं। 1987 में पद्म भूषण, 1965 में मुथस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1995 में निवेद्यम के लिए सरस्वती सम्मान। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं अम्मा, मजुविन्ते कथा यानी द स्टोरी ऑफ द एक्स और संध्या है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मलयालम। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संबंध में सॉफ्ट लैंडिंग शब्द का अर्थ है मंदी के बिना अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करना, संबंधित नियामक द्वारा शेयर बाजार में गिरावट की रोकथाम, मुद्रा का अवमूल्यन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मंदी के बिना अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करना। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक सख्ती की प्रक्रिया का रुख अपनाया जा रहा है।
इसमें न केवल मुद्रा आपूर्ति को कम करना शामिल है, बल्कि मुद्रा की लागत यानी ब्याज दर में वृद्धि करना भी शामिल है। यह कदम बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। जब कोई केंद्रीय बैंक मंदी यानी रिसेशन लाए बिना अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करने में सफल होता है तो इसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। इसलिए विकल्प ए सही है। लेकिन जब केंद्रीय बैंक की इस प्रकार के कदम से अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो इसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मंदी के बिना अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बुनियादी ढांचे पर 100% मालिकाना हक वाला प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट है विशाखापत्तनम पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या फिर कांडला पोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी JNPCT देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जिसके बुनियादी ढांचे पर बंदरगाह प्राधिकरण का 100% मालिकाना हक है। इसलिए विकल्प बी सही है। इसमें सभी बर्थ का संचालन PPP मॉडल पर किया जा रहा है। JNPCT देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में शामिल है। शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों में इसका स्थान 26वां है। वर्तमान में इसमें से 5 कंटेनर टर्मिनल कार्य कर रहे हैं, जिनमें से केवल एक का स्वामित्व बंदरगाह के पास है। अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ JNPCT सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। रेल और सड़क मार्ग में इसकी बेहतर कनेक्टिविटी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल यानी CWG 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बर्मिंघम, सिडनी, शंघाई या फिर नई दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्मिंघम। PM नरेंद्र मोदी 20 जुलाई 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों यानी CWG 2022 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। CWG 2022 का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक किया जाएगा। इसलिए विकल्प ए सही है। इस आयोजन में कुल 215 एथलीट 19 खेलों की 141 स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर राष्ट्रमंडल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्मिंघम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों के मध्य कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 16वें दौर की बैठक आयोजित की गई? भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत फ्रांस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत चीन। हाल ही में भारत चीन कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 16वें दौर की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भारतीय क्षेत्र की ओर स्थित चुशूल मोल्दो सीमा मीटिंग पॉइंट पर हुई। इसमें दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में LAC के साथ प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के लिए रचनात्मक और भविष्योन्मुखी तरीके से विचार विमर्श को जारी रखा। इस बीच दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में धरातल पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत चीन। अगला प्रश्न है, 52वीं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चैंगवॉन, न्यूयॉर्क, सियोल या फिर प्योंगयांग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चैंगवॉन। 52वीं ISSF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन साउथ कोरिया के चैंगवॉन शहर में किया जा रहा है। इसलिए विकल्प ए सही है। ISSF को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC द्वारा मान्यता प्राप्त है। ISSF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन प्रत्येक ओलंपिक खेलों के 2 साल बाद हर चौथे वर्ष में किया जाता है। इस प्रतियोगिता में ISSF द्वारा शासित सभी ओलंपिक और गैर ओलंपिक निशानेबाजी स्पर्धाएं शामिल हैं। ISSF निम्नलिखित खेलों में शूटिंग स्पर्धाओं का पर्यवेक्षण करता है: ओलंपिक गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ISSF वर्ल्ड कप सीरीज, ISSF वर्ल्ड कप फाइनल और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और कॉन्टिनेंटल गेम्स। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चैंगवॉन। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नाना साहब, बहादुर शाह, रानी लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाना साहब। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था, इसलिए विकल्प ए सही है। लखनऊ में बेगम हजरत महल अवध की बेगम ने इस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। दिल्ली में बहादुर शाह इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। आरा में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाना साहब। अंतिम प्रश्न है, डिजी यात्रा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका मकसद हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित और निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करना है। 2. यह फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा डिजी यात्रा परियोजना पर चर्चा की गई। यह हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित और निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना है, अतः कथन 1 सही है। यह फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT पर आधारित है, अतः कथन 2 भी सही है। यह सिस्टम एक विकेंद्रीकृत मोबाइल वॉलेट आधारित पहचान प्रबंधन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। यह सस्ता भी है और डिजी यात्रा के क्रियान्वयन में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा मुद्दों की पहचान भी करता है। पहले चरण में डिजी यात्रा को अगस्त 2022 में वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर शुरू करने का प्रस्ताव है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाजों को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? नीति आयोग और विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत, नीति आयोग और यूनिसेफ, या फिर नीति आयोग और विश्व बैंक? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।